हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आप लोग लगातार देख रहे हैं कि ऑफिशियल मॉडल पेपर जो क्लास 10th की जारी किया गया है, उस मॉडल पेपर का हम लगातार वीडियो आप लोगों के लिए सामने लेकर आते रहे हैं ताकि आप लोगों का बोर्ड परीक्षा 2023 में अच्छे अंक प्राप्त हो जाए। तो जैसे कि आप लोगों को बता देते हो, हम इस वीडियो में हम बिल्कुल सब्जेक्टिव अर्थात लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं। आप लोग निश्चित रूप से देख पा रहे हैं। आपको बता दें तो आपका जो एग्जाम होता है उस दो पार्ट का एग्जाम होता है, एक ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होता है और दूसरा सब्जेक्टिव का एग्जाम होता है। तो बिल्कुल हम लोग सब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाने वाले हैं, जिसमें बता दें इसमें 1 से 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे 108 लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर जो देना होता है और सभी का 2 अंक निर्धारित होता है, जिससे आपको 8 नंबर प्राप्त हो जाता है फिजिक्स में लघु उत्तरीय से। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यही आप लोग का 8 प्रश्न है। वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, उत्तल लेंस को विषारी लेंस क्यों कहते हैं, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है, यही सब पर जो है आपको हम बताने वाले हैं। यह 3, उसके बाद आपको बताया तो एक 5वां नंबर बताएंगे हम किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि यदि इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा देखने के लिए मिलते रहे। उसी प्रकार से हम रसायन शास्त्र में भी देखेंगे, आप लोगों को निश्चित रूप से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम फिजिक्स का जो भी क्वेश्चन बताए हैं उसके हम उत्तर बता देते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं कि दिया हुआ है कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताना। देखिए यह प्रश्न जो है हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न है और अंतर से प्रश्न जरूर पूछा जाता है आपका मतलब जो फिजिक्स है और केमिस्ट्री है और जीव विज्ञान है सभी से। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु पहले बिंदु का क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, जबकि यही चीज आभासी प्रतिबिंब में देखा जाता है। तो किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अर्थात इतना कह सकते हैं कि आपको जब भी एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ निर्देश दिया जाता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। तो कोशिश करना है कि इसको ऐसे हम समझ के उत्तर दे ताकि आपको बिल्कुल निश्चित रूप से स्पष्ट वहां लिख कर आए ताकि आपका अच्छा अंक प्राप्त हो जाए। चलिए दूसरा जो अंतर है लिखा हुआ है कि यह किरणों को वास्तविक रूप से कटान करते हैं, कटने पर बनते हैं। जैसे कि है कहा जाए तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक कटान से बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होते हैं बिल्कुल काल्पनिक कटान से बनते हैं। इसे हम लोग लिखने के लिए लिख सकते हैं कि यह किरणें वास्तविक रूप से कटने पर नहीं बल्कि उनके पीछे बढ़ाने पर जहां वे मिलते हैं वहां बनते हैं। ठीक है, उसके बाद बताया तीसरा अंतर जो है वास्तविक प्रतिबिंब होता है सदैव उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनता है वो उल्टा बनता है, वही आपका जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। अगला जो अंतर देखेंगे चौथा नंबर अंतर, तो दिया हुआ है कि वास्तविक प्रतिबिंब देखिए इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कह सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं उसे पर्दे पर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो यही कुछ अंतर है 4। लेकिन आपको बता दें कि लघु उत्तरीय प्रश्न जब भी पूछा जाता है तो किन्हीं 2 अंतर को लिख दीजिएगा तो आपका निश्चित रूप से उत्तर जो है कंप्लीट हो जाएगा और आपको वहां से 2 अंक प्राप्त हो जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे कि उत्तल लेंस को विषारी लेंस कहते हैं क्यों। तो आप देख पा रहे हैं कि उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की समानांतर किरणें आपतित होती है तो लेंस के अपवर्तन के बाद सभी समानांतर किरणें एक बिंदु पर क्या होती है, मिलती है। देखिए यहाँ फिगर से देख रहे हैं कि जो भी प्रकाश यहाँ से आ रही है वो सब क्या होती है, तो दर्पण से जब भी अपवर्तन के बाद होती है तो एक बिंदु पर मिलती है। कहा यहाँ फोकस पे बिल्कुल मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो होता है अब स्पष्ट कह सकते हैं कि उत्तल लेंस समांतर किरणों क्या करती है, अभिसारित करता है। इस गुण के कारण ही उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है, तो अभिसारी लेंस कहा जाता है। निश्चित रूप से समझना है क्योंकि आपको वहां अपने ही भाषा में उत्तर देना है, तो निश्चित समझकर याद करिए और निश्चित रूप से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न दिया हुआ था कि जो आकाश जो है क्यों काला प्रतीत होता है, काला आकाश जो होता है नीला के से काला क्यों प्रतीत होता है। देखिए दिया हुआ है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण में लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग के जो होते हैं छोटे तरंग से अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है अतः स्वच्छ आकाश जो होता है कैसा प्रतीत होता है, नीला प्रतीत होने लगता है। चलिए 5वां प्रश्न हम लोग आपको बताया था कि 5वां प्रश्न जो लघुपथन वाला प्रश्न था तो वो देख लेते हैं कि जब दिया हुआ है कि उत्तर आप लिख सकते हैं कि जब विद्युत धनमय तार तथा उदासीन तार, जैसे आप विद्युत धनमय तार का मतलब हुआ धनात्मक तार और यहाँ उदासीन तार का मतलब हुआ ऋणात्मक तार, दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो अतिभरण होता है। अतिभरण का मतलब होता है शॉर्ट लगता है। ऐसे परिस्थिति में किसी परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है, अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है, बहुत तेजी से होने लगता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लघुपथन कहते हैं। देखिए तो यहाँ से हम लोग कन्फर्म कर लिए कि 4 जो प्रश्न होगा जिसे हम लोग उत्तर देना है वह कौन कौन प्रश्न था। तो आप लोग निश्चित रूप से देख पा रहे हैं कि देख लिए इस
इसके बाद हम एक 8वां नंबर प्रश्न आपको बताएंगे कि यदि प्रकाश किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा हो जाते हैं, तब यह किरण क्या होते हैं, संघन माध्यम में मुड़ जाती है या लौट जाती है, जिसे हम लोग प्रकाश से क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग निश्चित रूप से आप लोग देख लिए कि यहाँ जो है स्पष्टतः हम लोगों ने जो है फिजिक्स का जो भी प्रश्न बताए थे, यहाँ से हम उत्तर आप लोगों को 8वां नंबर प्रश्न अर्थात देखे थे कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या कीजिए। निश्चित रूप से जो अच्छे प्रश्न होते हैं वही आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और कुछ नया प्रश्न होते हैं वही ये नया प्रश्न है। तो निश्चित रूप से आप लोग बिल्कुल एक एक करके याद कर लीजिएगा। अब देखिए हम लोग अब देखेंगे कि यहाँ दिया हुआ है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है यह देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है, सूचक से आप क्या समझते हैं और खनिज तथा अयस्क को परिभाषित भी करना है। तो यही 4 प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ भी कहा जाता है कि 11 से 17 लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों को आपको उत्तर देना होता है। तो चलिए वह 4 प्रश्न कौन है, तो हम लोग निश्चित रूप से देख पाते हैं कि जो रसायन शास्त्र से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वह आप प्रश्न पहले देख पा रहे हैं कि दिया हुआ था कि रासायनिक समीकरण को हम लोग को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। तो देखिए यह प्रश्न है कि जिस समीकरण में भिन्न भिन्न तत्वों को परमाणु की संख्या दोनों तरफ क्या होते हैं, समान होते हैं, उसे रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अर्थात वैसे जो तत्व होते हैं जो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होती है, एक समान एक बराबर होते हैं, वैसे समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसे संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि उसमें समीकरण की वास्तविक जानकारी प्राप्त होती है और साथ ही अभिकारकों तथा उत्पादकों को वास्तविक संख्या की भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। यही कारण होता है कि हमें किसी भी जो होता है समीकरण को क्या करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग रसायन शास्त्र का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है। यह 12 नंबर का जो उत्तर है कि लोहे की वस्तुओं को क्यों पेंट किया जाता है, आप लोग स्पष्ट देख लीजिए कि लोहे की वस्तुएं नमी की उपस्थिति में क्या होते हैं, संक्षारित होते हैं। संक्षारित का मतलब होता है कि जंग लग जाता है इस अवस्था में, जिससे हम लोग फेरिक ऑक्साइड एवं फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है और वस्तुएं कमजोर होने लगती है। इसे बचाने के लिए क्या किया जाता है कि धातु की वस्तुओं की सतह को किसी भी अम्ल अवरोधक रंग की रंगाई कर दी जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि वह जंग लगने से बच सकता है और वह सुरक्षित रह सकता है। तो इसलिए जो होता है कि लोहे की वस्तुओं को हम लोग को पेंट करना बहुत आवश्यक होता है। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न हम लोग देखे थे कि दिया था कि सूचक से आप क्या समझते हैं। देखिए सूचक से आप क्या समझते हैं, बिल्कुल इसका परिभाषा है। तो दिया हुआ है कि वैसे पदार्थ जिसकी उपस्थिति में अम्ल भस्म और उदासीन विलयन का पता चलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। याद करके रखना है कि वैसे पदार्थ जिसकी उपस्थिति में अम्ल भस्म और उदासीन विलयन का पता चलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनाप्थिलीन इत्यादि सूचक जो है इसका रंजक या रंजकों का मिश्रण होता है, जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, अम्ल या क्षारक की उपस्थिति सूचित करने के लिए किया जाता है। सूचित करने में क्या होता है। अगले प्रश्न देखते हैं कि खनिज तथा अयस्क को परिभाषित करना है। खनिज तथा अयस्क में क्या करना है, परिभाषित करना है, दोनों को अलग अलग परिभाषा देना है। तो देखते हैं कि खनिज क्या होता है। तो ऐसे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुएं अपने यौगिक रूप में होती है और खनिज कहलाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। देखिए खनिज जो होते हैं अधिकांश रूप में भूपट्टी में पाए जाते हैं और कुछ खनिज समुद्री तल में भी पाए जाते हैं, जैसे NaCl, जैसे जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक कहते हैं। उसके बाद में फेल्डस्पार भी है, अभ्रक आदि, तांबा है, पाइराइट है या क्यूपेराइट है। तो यह बिल्कुल होता है आपका खनिज। ठीक है, अब अगले हम लोग देख लेते हैं कि अयस्क जो है वह क्या है। तो उन खनिजों को जिनमें लाभप्रद ढंग से धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। जैसे हेमटाइट हो गया, लोहे का अयस्क हो गया, एल्युमिनियम का अयस्क हो गया, बॉक्साइट का अयस्क हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग एक और प्रश्न देखेंगे। इसमें जो लास्ट प्रश्न होगा आज केमिस्ट्री का, तो देखिए दिया हुआ है कि जब 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक, तो यह प्रश्न क्या है, तो यह प्रश्न है कि समवायवता किसे कहते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिकों का अणुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र क्या होते हैं, रासायनिक और भौतिक गुण हो तो ऐसे यौगिक को हम लोग समवायवी कहते हैं। ठीक है, और यौगिकों के इस गुण को समवायवता भी कहा जाता है। तो देखिए निश्चित रूप से आपको उदाहरण यहाँ देकर समझाया गया है, आप लोग देख पा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि वीडियो यह अच्छा लगा है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा और कमेंट करके तो जरूर बताइए कि इस प्रकार की वीडियो आपको चाहिए या नहीं चाहिए।